हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं अच्छे से। ओके, वेक्टर एनालिसिस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वेक्टर एनालिसिस थर्ड लेक्चर में वेक्टरों का घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड रिसोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, सदिशों का घटाना तथा किसी सदिश का वियोजन। तो सबसे पहले हम लेंगे सदिशों का घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। कि आज हमारा जो टॉपिक है, ये दो टॉपिक है, जिसमें से पहला है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो सदिशों के घटाने में, यानी ये वाला पार्ट, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर ए है, इसमें से हमें घटाना है किसी वेक्टर बी को। तो ये बात तो पिछले लेक्चर में हमने बताई थी कि सदिशों को जोड़ते समय एक प्रकार की भौतिक राशियों को एक प्रकार के वेक्टर्स को हम जोड़ते हैं, है ना। सेम नेचर के अगर फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो उन्हीं को जोड़ सकते हैं। लाइकवाइज वी कैन से दैट सिमिलर नेचर फिजिकल क्वांटिटीज कैन आल्सो बी सब्ट्रैक्टेड। उन्हें हम घटा भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर डिफरेंट है तो उनको हम घटा नहीं सकते, ना जोड़ सकते हैं। तो सपोज करिए हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। वी आर इंटरेस्टेड टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए। देन व्हाट वी विल डू इज दैट वी एड नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, दैट इज माइनस बी, टू वेक्टर ए। यानी किसी वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को जोड़ दें, we will get the same result as the difference of A and B। यानी A में से B को घटाने का मतलब वही है जो वेक्टर A में ऋणात्मक वेक्टर B को जोड़ने का है। यहां से देख भी सकते हैं, A माइनस B कैन ऑल्सो बी रिटन एज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस माइनस वेक्टर B। ठीक है, तो घटाने के लिए देयर इज नो सेपरेट रूल। What we will do is that we take the negative of that vector which is to be subtracted and add this vector to the earlier one. Okay? अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, किसी सदिश को दिए गए सदिश में से घटाने के लिए उस सदिश का ऋणात्मक सदिश पहले सदिश में जोड़ देने से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, किसी सदिश को दिए गए सदिश में घटाने के लिए उस सदिश का ऋणात्मक सदिश पहले सदिश में जोड़ देने से अंतर प्राप्त हो जाता है। अंतर प्राप्त हो जाता है। तो अभी क्या करेंगे, ये बताया हमने, जैसे ये काम कर दिया। मान लीजिए हमारे पास वेक्टर ए है ज्योमेट्रिकली और दूसरा वेक्टर हमारा बी है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ज्यामितीय रूप से वेक्टर ए को जैसे है खींच दिया, लेट अस से दिस वेक्टर ए, एंड बी का निगेटिव वेक्टर ए के शीर्ष से, सपोज करिए ओ पी है। अब ए के शीर्ष से माइनस वेक्टर बी को हम जोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से ये हमारा जो वेक्टर होगा
इसके पैरेलल होगा, ये माइनस वेक्टर बी है, अंत में ये क्यू है मान लो, अंत में ओ से माइनस वेक्टर बी के शीर्ष को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा सब्ट्रैक्शन वेक्टर यस है। सो वेक्टर एस इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ओके, अब यही चीज अगर हम इस तरीके से देखते हैं, मान लीजिए यदि वेक्टर ए व बी के बीच का कोण थीटा है, तो क्या करेंगे, तो निश्चित रूप से वेक्टर ए व माइनस वेक्टर बी के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। कैसे, आप यहां से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर बी है, तो इसका एंगल कितना है, थीटा। इसका माइनस वेक्टर बी अगर इधर की तरफ करते हैं, ये तो ज्यामितीय विधि है, ज्यामितीय विधि जिसको त्रिभुज विधि कहते हैं, त्रिभुज विधि। अगर मान लीजिए ये है, तो अब बी का विपरीत वेक्टर यहां अगर हम ऐड करेंगे तो ये माइनस वेक्टर बी है, इसके और इसके बीच का एंगल कितना बनेगा, 180 माइनस थीटा डेफिनेटली। तो इसको हमें ऐड करने के लिए क्या करना होगा, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, ये हमारा सब्ट्रैक्शन वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के फॉर्मूले थे। आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसको हम सब्ट्रैक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोले, माइनस 2ab cos थीटा। इसी तरीके से tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में हमारा ए अल्फा है, तो tan जो हमारा डिफरेंस के बाद जो वेक्टर मिल रहा है उसका मैग्नीट्यूड केवल यहाँ पर जो हम रिजल्टेंट एडिशन में प्राप्त करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वहां क्या हो गया, माइनस 2ab cos थीटा, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू माइनस हो जाती है। तो अब ऐसे उसका एंगल अगर रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन वेक्टर का एंगल अगर वेक्टर ए से अल्फा है डायरेक्शन, तो ये साइन 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी cos 180 माइनस थीटा, दैट वी कैन राइट बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी cos थीटा, tan alpha is equal to. So we get very simply, there is no separate rule for subtracting any vector from any other vector. Okay, so we will utilize the rules of addition of vectors very smartly by doing one thing, that is taking the negative of that vector which we want to subtract, and that negative vector will be added to the earlier given vector from which we want to subtract the another vector. So that's very simple. इसमें कुछ बहुत दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्रिकली या मैथमेटिकली जब भी हमें डिफरेंस ऑफ वेक्टर निकालना हो, तो हम जिसको घटाना है उसका ऋणात्मक वेक्टर पूर्व में दिए गए वेक्टर के साथ ऐड कर देंगे, और वेक्टर एडिशन से हम लोग फेमिलियर हैं, तो मैथमेटिकली और ज्योमेट्रिकली we can have a subtraction vector. Okay, now let us further discuss the second topic which we want to discuss in detail. So solution of a vector, यानी किसी सदिश का किसी दिए गए सदिश का वियोजन तो अगर हम वियोजन की बात करें
अभी संयोजन में यानी एडिशन में व्हाट वी हैव डन सो फॉर वाज दैट हम दो अथवा दो से ज्यादा वेक्टरों को क्या करते थे, आपस में मिला देते थे और फाइनली वी गॉट ए सिंगल वेक्टर दैट वी कॉल रिजल्टेंट वेक्टर. बट इन केस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर what we will do is that we divide, we separate, we break any vector in terms of its component so that the combining effect of the components gives the same as the vector itself. यानी हम किसी भी वेक्टर को 2 or more than 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे सच दैट कि उनका जो कंबाइंड इफेक्ट हो, उनको मिलाने के बाद अगेन हम वही वेक्टर प्राप्त कर लें. तो इस प्रक्रिया को, इस मेथड को हम वेक्टरों का वियोजन कहते हैं. वियोजन एडिशन के अपोजिट एक तरह से कह लें प्रोसेस है. एडिशन में हम कई वेक्टरों को जोड़ करके सिंगल वेक्टर प्राप्त करते हैं. बट इन केस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टरों के वियोजन में हम एक वेक्टर को 2 or more than 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, ब्रेक करते हैं. बट द थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रिजोल्यूशन इज दैट जो कंपोनेंट्स हैं उनको अगर हम आपस में ऐड करें, कंबाइन करें, तो अगेन वी ऑब्टेन द सेम वेक्टर विच वी हैव रिजॉल्व्ड. ओके, तो ये है हमारा वेक्टर का वियोजन. तो वेक्टर के संयोजन की विपरीत क्रिया वियोजन कहलाती है. वियोजन कहलाती है. एक बात तो यह है, इसमें किसी दिए गए वेक्टर को 2 या 2 से अधिक घटकों में इस प्रकार वियोजित करते हैं कि उनका संयुक्त प्रभाव वही हो जो अकेले वेक्टर का था. तो उन वियोजित घटकों को सदिश के वियोजित भाग अवलिक घटक कहते हैं. ओके, यदि सदिश को समतल में परस्पर 2 लंबवत दिशाओं में वियोजित करें तो वह घटक सदिश के
आयताकार घटक कहलाते हैं इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। स्पेस में यानी 3D में किसी सदिश के तीन आयताकार घटक होते हैं, ठीक है। जबकि समतल में दो आयताकार घटक होते हैं। अब ये जो बातें लिखी हैं इसको हमें एक्सप्लेन करना है। एक बात तो ये कंफर्म हो गई कि जो वेक्टरों का वियोजन है वो क्या है, संयोजन के विपरीत क्रिया है। संयोजन क्या है, एडिशन है। हम कई वेक्टरों को आपस में मिलाकर के एक सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर प्राप्त करते हैं, ये संयोजन है। बट इन केस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम क्या करते हैं, किसी एक वेक्टर को मोर देन टू कंपोनेंट में हम तोड़ देते हैं, सच दैट इट्स कंबाइंड इफेक्ट यील्ड्स द ओरिजिनल वेक्टर। यानी उन सब का जो संयुक्त प्रभाव है वो हमें पुनः उसी वेक्टर को प्राप्त हो जाए, के रूप में प्राप्त हो जाए, जिस वेक्टर को हमने क्या किया था, ब्रेक किया था, रिजॉल्व किया था। तो इस तरीके से आप देखें, जिन पार्ट में, जिन कंपोनेंट में, जिन भागों में हम उस दिए गए वेक्टर को ब्रेक करते हैं, उन्हें हम उस मूल वेक्टर का वियोजित भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल वेक्टर का वियोजित भाग, यानी रिजॉल्व्ड कंपोनेंट, रिजॉल्व्ड पार्ट। और अगर हम मान लीजिए किसी सदिश को समतल में ब्रेक कर रहे हैं और दो परस्पर लंबवत दिशाओं में कर रहे हैं, तो उन वियोजित भागों को हम आयताकार घटक कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, क्योंकि वो दोनों घटक एक दूसरे के लंबवत हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम किसी वेक्टर को किसी स्पेस में वियोजित कर रहे हैं 3 डायमेंशन में, तो 3 डायमेंशन में एज यू नो कि देयर आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स, वाई एंड जेड। तो 3 परस्पर लंबवत दिशाएं वहां पर पॉसिबल हो सकती हैं, तो वहां पर 3 आयताकार घटक संभव होंगे, 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ओके, एक्स, वाई, जेड। तो अब हमें किसी एक वेक्टर को लेकर के जिसका किसी एक निश्चित अक्ष के सापेक्ष कोई स्पेसिफिक एंगल है, उसे हम 2 परस्पर लंबवत दिशाओं में वियोजित करेंगे। तो कैसे करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, और उस मूल वेक्टर की किसी एक वियोजित भाग से डायरेक्शन क्या होगी, ऑल दीज थिंग्स वी नाउ वी विल डिस्कस। अब हम डिस्कस करेंगे, ओके। इसको आप वीडियो को पास करके इसको लिख लेना। मान लेते हैं कोई एक वेक्टर ए है, उस वेक्टर ए की डायरेक्शन है हमारे, दिस इज सपोज टू बी एक्स एक्सिस, दिस इज सपोज टू बी वाई एक्सिस, एंड दीज एक्सिस आर 90 पर है, परपेंडिकुलर होंगी, बट नेचुरल है। ये मान लीजिए ओ पी है, हमारा वेक्टर ए है, विच इज एट मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम द एक्स एक्सिस। माना वेक्टर ए जिसका परिमाण ए है, एक्स अक्ष से थीटा कोण पर है, ओके भैया, ओके। हमें इस वेक्टर ए को 2 परस्पर लंबवत दिशाओं यानी एक्स एंड वाई अक्ष
की दिशाओं के संगत में वियोजित करना है। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। कोई भी वर्क करेंगे तो उसका अपना एक उद्देश्य होता है, क्या करना है, दैट वी राइट हियर। मूल वेक्टर हमारा ए है जो कि एक्स अक्ष से थीटा एंगल पर है। इसे हम चाहते हैं कि एक्स और वाई जो परस्पर लंबवत अक्ष हैं उसके एलांग वियोजित करें। फॉर दैट व्हाट वी विल डू इज, हम एक नॉर्मल वेक्टर ए के शीर्ष से एक्स अक्ष पर डालते हैं। तो ये मान लीजिए पॉइंट हमारा एम है और यहां पर एक नॉर्मल ड्रा करते हैं वाई एक्सिस पर। सपोज करिए हमारा पॉइंट एन है, ओके, ये ओ। अच्छा, ये हमारा ओ है, ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट है। तो इसमें देखें, इसको अगर हम एक वेक्टर माने तो ये हमारा जो वेक्टर होगा ए एक्स होगा और ये जो वेक्टर होगा ए वाई। यानी वेक्टर ए का एक्स दिशा में जो घटक है वो तो ए एक्स है, ये ए एक्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं और इस ए वाई वेक्टर को इधर भी लिख सकते हैं। ए वाई वेक्टर इधर की तरफ होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल से लेफ्ट ए एक्स एंड ए वाई आर the components of vector A along x and y axes respectively. ओके, यानी ax और ay x और y अक्ष की दिशा में इसी मूल वेक्टर का घटक है, ऐसा हमने मान लिया। तो अब चित्र में, उपरोक्त चित्र में सदिश के त्रिभुज नियम से वेक्टर ए कैन बी रिटन एज इक्वल टू, या इसको ऐसे अगर हम लिखना चाहें तो ओपी वेक्टर कैन बी रिटन एज इक्वल टू ओ एम वेक्टर प्लस एमपी वेक्टर। और ओ एम वेक्टर क्या है बच्चों? ए एक्स वेक्टर है, ओके, ए एक्स वेक्टर प्लस एमपी वेक्टर क्या है हमारा? ए वाई वेक्टर। तो एक बात तो यह तय हो गई कि जो मूल वेक्टर ए था हमने उसको लिख दिया इस फॉर्म में, ए एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर। ए एक्स क्या है? ए एक्स इस वेक्टर ए का एक्स की दिशा में घटक है और ए एक्स वेक्टर लिख दिया मैंने, इसकी डायरेक्शन एक्स अक्ष की तरफ है। इसी तरीके से ए वाई वेक्टर ए का वाई दिशा में घटक है और ए वाई वेक्टर लिख दिया, तो उसका मतलब वो वाई अक्ष के, पॉजिटिव वाई अक्ष की दिशा में इसका डायरेक्शन है। तो ये एक बात तो ये हो गई। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाएं अगर हम। अच्छा, चूंकि आई कैप तथा जे कैप एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष की दिशा में क्या है? एकांक सदिश। अतः हम इस ए एक्स वेक्टर को लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप एंड ए वाई वेक्टर को लिख सकते हैं ए वाई जे कैप। ध्यान रहे, किसी वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास वेक्टर ए है, वी कैन राइट इट एज ए कैप। अब यहां पर ए एक्स वेक्टर को हमने क्या लिख दिया? ए एक्स मैग्नीट्यूड आई कैप। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष की दिशा में हमारा वेक्टर है और उस दिशा में यूनिट वेक्टर ऑलरेडी हम जानते हैं लंबकोणीय एकांक सदिश से आई कैप होता है। तो ए एक्स वेक्टर को लिख दिया ए एक्स आई कैप, ए वाई को लिख दिया ए वाई जे कैप। सो वेक्टर ए बिकम्स इक्वल टू ए एक्स
आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। एक बात तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हम एक वेक्टर ए को ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर के रूप में लिखे और उसे हमने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट आई एंड कंपोनेंट जे, दैट इज ए एक्स ए वाई, यानी लंबवत अक्षों के अनुदिश हैं। यहाँ पर ए एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर किधर है ये कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन आई कैप जे कैप लगा देने से पता है कि ये एक्स अक्ष का घटक है और ये वाई अक्ष का घटक है, तो आप इस रूप में लिख सकते हैं इसको। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, इस मूल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ ए एक्स एंड ए वाई, एंड ऑल्सो वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर ए with respect to the x component or with respect to the y component. Now let us do that. इसे हम करते हैं। इसके लिए देखिए इस ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज OMP में अगर हम साइन थीटा लगाएं तो क्या मिलेगा हमको, साइन थीटा इज इक्वल टू MP अपान OP। MP क्या है, ए वाई है, अपान ओपी क्या है, हमारा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो दैट इज ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई कि अगर हमारा वेक्टर ए पता है और वेक्टर ए की किसी एक्स अक्ष के सापेक्ष कोण पता है, तो हम निकाल सकते हैं कि उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, ए साइन थीटा। सिमिलरली इसी प्रकार अगर हम देखें तो cos थीटा इसी में क्या होगा, ए एक्स अपान ए, दैट इंप्लाइज दैट ए एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा। हमारा ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ए cos थीटा। इसको हम थर्ड मान लें, इसको फोर्थ मान लें। ये बेटा थर्ड और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दे ऑल्सो गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। कैसे हमको मिलता है ये वैल्यू, इसको जरा देखिए। अब हम इधर की तरफ जो लिखे हैं इसको मिटा देते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। समीकरण 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग क्या मिलेगा हमको, ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर is equal to a square sin square theta plus a square cos square theta, that is a square taking common sin square theta plus cos square theta। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1, तो मिला a square, that is we have a is equal to under root ax square plus ay square। ये जो हमारा इक्वेशन 5 मिला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन रिलेशन। दिस रिलेशन गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट फॉर्म। इस वेक्टर ए का ए एक्स ए वाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस, तो इसके कंपोनेंट के फॉर्म में हमें ए का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब इसके अलावा अगर हम इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाई 4 करें, वी विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपान ए एक्स, दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपान ए एक्स। तो ये हो गया 6। ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात यहां फिर से नोटिस में लाइए, किसी वेक्टर ए को जिसे हमें दो परस्पर लंबवत दिशाओं में वियोजित करना था समतल में इन ए प्लेन, तो हमने क्या किया, उसका ए एक्स कंपोनेंट ले लिया एक्स दिशा में, ए वाई ले लिया वाई दिशा में, और इस ए एक्स को वेक्टर लिखा तो इसे लिखा ए एक्स आई कैप, और ए वाई को वेक्टर लिखा इसे लिखा ए वाई जे कैप, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में है। ओके, तो हम मूल वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दिए फ्रॉम द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और अगर हम ट्रिग्नोमेट्री से जाएं तो हमें मिला ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा
एंड ax इज इक्वल टू a cos थीटा। तो ध्यान रहे किसी वेक्टर का जिस वेक्टर के साथ उसका जिस डायरेक्शन से उसका एंगल थीटा है उसी डायरेक्शन में अगर हम कंपोनेंट लें तो उसका मैग्नीट्यूड कोसाइन थीटा हो जाएगा। बट इफ वी टेक द डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्रीवियस वन तो हमें क्या मिलेगा, a साइन थीटा। तो हमारे जो कंपोनेंट हैं, नॉर्मल कंपोनेंट a साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट a cos थीटा। हॉरिजॉन्टल इन द सेंस कि जिस डायरेक्शन से हमने एंगल मेजर किया था वेक्टर a का, उस डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल बोला जा रहा है, और उसके 90 डिग्री पर परस्पर म्यूचुअली नॉर्मल हम उसको वर्टिकल कंपोनेंट बोल रहे हैं। तो ये बात हमेशा नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि जिस डायरेक्शन से आपका एंगल थीटा है उसी डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट ले रहे हैं तो cos थीटा के साथ मैग्नीट्यूड का होगा प्रोडक्ट, और उसके लंबवत अगर लेंगे तो साइन थीटा होगा। बट अगर हमको दिया है, मान लीजिए हमारे पास जो गिवन वेक्टर है इस तरीके से, ये वेक्टर a है, यह वेक्टर y अक्ष से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो ध्यान रहे अब इधर वाला कंपोनेंट लिखेंगे तो ax, इधर वाले कंपोनेंट को हम ax नहीं लिखेंगे, इसको ay लिखेंगे। अब हमारा जो ay है ये a cos थीटा हो जाएगा और ax जो है a sin थीटा। दैट आई वांट टू एम्फसाइज यू, यही मैं बताना चाह रहा था कि जब भी आप वेक्टर का वियोजन करें तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट एक्चुअली इज दैट कि आप मूल वेक्टर का किस डायरेक्शन से एंगल मेजर कर रहे हैं या दिया है, गिवन है, तो उस डायरेक्शन में वेदर इट इज y डायरेक्शन और x डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में कंपोनेंट को जब लिखेंगे तो हम मूल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ कोसाइन लिखेंगे, और उस डायरेक्शन से लंबवत नॉर्मल लेंगे तो मूल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ साइन थीटा लिखेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है जानना, आगे हम कुछ प्रैक्टिकली सवाल लेकर के बताएंगे। तो ये जितनी बातें हुई, कंपोनेंट अगर हमें पता है मूल वेक्टर का तो हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, उस वेक्टर की एक्स एक्सिस से यानी जिससे एंगल उसका थीटा दिया है उसकी पोजीशन निकाल, उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम किसी वेक्टर को 3 परस्पर लंबवत घटकों में वियोजित कर रहे हैं, यदि किसी सदिश को स्पेस में 3 परस्पर लंबवत दिशाओं में वियोजित करें, जिनके वियोजित भाग क्रमशः ax, ay व az होंगे। तो मूल वेक्टर a को हम लिखेंगे ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k। ये आपको पता है बच्चों की हम x y z को अगर हम प्लॉट करें तो हमारा जो x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है, इस दिशाओं में i कैप, j कैप, k कैप होता है। ओके, मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर a है ना, तो इसका x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है। ओके, इसी तरीके से y एक्सिस के साथ इसका एंगल क्या है, बीटा है, और z एक्सिस के साथ मूल वेक्टर का एंगल क्या है, गामा है। तो हम इसको लिख सकते हैं इस रूप में। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a जब लिखना होगा तो ये क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। इसी तरीके से cos अल्फा अगर हम लिखें तो ax अपान a होगा, cos बीटा लिखें ay अपान a होगा, इसी तरीके से cos गामा लिखें तो az अपान a होगा। इसको हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। दिक को जाएं, दिक को जाकर, को जाएंगे।
महत्वपूर्ण सबसे बात यह है कि समतल में तो हम केवल ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये ट्रिक इस्तेमाल करते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अगर स्पेस में 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैन बी रिटन एज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, वेयर ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए along x, y and z axis respectively। in this direction वेक्टर हमारा ax है, इस डायरेक्शन में वेक्टर हमारा ay है कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसको हम क्या मानेंगे, az कंपोनेंट मानेंगे। तो वेक्टरों का वियोजन आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी भी वेक्टर को जिसे हमें वियोजित करना है, वेदर वी हैव टू रिजॉल्व इट इन ए प्लेन और इन ए स्पेस, डिपेंडिंग अपॉन दैट हम उनको 2 या 3 पार्ट में जब डिवाइड करेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि उनका कंबाइंड इफेक्ट अगेन गिव्स अस द ओरिजिनल वेक्टर सेम, यानी उनका संयुक्त प्रभाव वही है, मिलकर के वही वेक्टर बता रहे हैं। जिस वेक्टर को हम वियोजित किए थे पुनः उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे वेक्टरों के जो रिजॉल्व पार्ट हैं उनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं, और कंपोनेंट पता होने पर हम मूल ओरिजिनल वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, या हमें ओरिजिनल वेक्टर पता है तो उसके एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके वाई कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस डायरेक्शन में हमें एक्स और वाई माने मूल वेक्टर हमारा एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से किस एंगल पर है। तो ये अब इस पर कुछ आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन यू। सपोज करिए यू हैव बीन गिवन, मान लीजिए आपको दिया है फोर्स है, फोर्स F दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से ये फोर्स लग रहा है किस एंगल पर, 30 डिग्री पर सपोज करिए। ओके, या हम इसको मान लेते हैं 60 डिग्री। तो अब प्रश्न है, बल 10 न्यूटन किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री के कोण पर लगा है, उसका क्षैतिज घटक बताइए, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर इसी तरीके से पूछा जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अब हमारे पास जो वेक्टर एफ है ए है, ए की जगह एफ है, ये हमारे पास किस डायरेक्शन से है, वर्टिकल से, ये कितने एंगल पर है, 60 डिग्री है। तो थीटा की जगह क्या हो गया, ये हो गया। अब इसमें आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा एफ एक्स इधर है और वर्टिकल कंपोनेंट इधर है, ध्यान रखिए। अगर हम इसको थीटा लेते हैं तो जब हमें ये निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, तो डेफिनेटली हमें बेस और हाइपोटेन्यूज यानी कास थीटा लेना है। तो यहां पर अगर हम कास थीटा लेंगे, दैट गिव्स अस एफ वाई अपॉन एफ, दैट इज एफ वाई इज इक्वल टू एफ कास थीटा। तो अब हमारा एफ कितना है, 10 न्यूटन है, कास 60 डिग्री कर दीजिए, दैट इज 10 इंटू कास 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 यानी 5 न्यूटन। इसी तरीके से अगर हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है तो वी हैव टू टेक साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। कैसे साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, ये एंगल थीटा, अल्टरनेट एंगल हो गया, ये थीटा है तो इसको हम नॉर्मल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एफ एक्स अपॉन एफ, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, दैट इज 10 साइन 60 डिग्री, दैट इज 10 इंटू √3/2 और 5√3। ये तो मतलब घुमा के प्रश्न को पूछा गया। अदरवाइज अगर सिंपली पूछा गया है कि 10 एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू मान लीजिए 10 न्यूटन है, एक्स एक्सिस से इसके एंगल थीटा है, तो इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताइए, तो
तो इसमें बहुत सिंपल है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। लेकिन चूंकि यहाँ पर एंगल थीटा जो दिया गया वर्टिकल डायरेक्शन से दिया गया है, इसलिए एफ वाई जब लिखेंगे तो ये समझ के लिखेंगे कि थीटा इस साइड और इसमें क्या रिलेशन है, तो कोसाइन से आएगा, इसलिए एफ वाई एफ कॉस थीटा है और एफ एक्स एफ साइन थीटा है। तो इस बात को हमेशा नोटिस में रखिए। अब दूसरा सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं। ए इज रिटन हियर 3i कैप प्लस 4j कैप, फाइंड द magnitude and direction of वेक्टर ए। वेक्टर ए कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है, इस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो ये अभी हम लोगों ने वेक्टर के रिजोल्यूशन से ये चीज पढ़ी कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसको कंपेयर कर लीजिए। वेक्टर ए इज इक्वल टू, अगर हमारा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप है, तो हाउ दिस वी कैन राइट, ए एक्स इज इक्वल टू कंपेरिजन से मिला 3, ए वाई इज इक्वल टू मिला 4। कैसे, ए एक्स की जगह यहाँ पर 3 है और ए वाई की जगह पर 4 है। दैट्स क्वाइट सिंपल। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसमें लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैन बी रिटन एज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, that gives us 3 square plus 4 square, that is under root 9 plus 16 is equal to under root 25, or you can say 5। तो हमारा मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का कितना आ गया, 5 आ गया यूनिट। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन डेफिनेटली एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेफ्ट थीटा बी द एंगल ऑफ वेक्टर ए विद रिस्पेक्ट टू AX। ओके, तो हमारा tan थीटा क्या हो गया, ए वाई अपॉन ए एक्स, दैट इज 4/3, दैट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, माने ग्रेटर देन 45 हो जाएगा, 45 से ज्यादा। अगर दोनों वेक्टर बराबर है, 3 है, तो 45 पर हो जाएगा हमारा जो मूल वेक्टर है एक्स और वाई के डायरेक्शन से। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि किसी वेक्टर को कैसे हम एक दूसरे वेक्टर से घटाते हैं, कैसे किसी एक वेक्टर को हम 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। ओके, और रिजॉल्व करते समय हमें यह देखना है कि उन सबका जो कंबाइंड इफेक्ट आए वो मूल वेक्टर जितना था उतना ही रहे, उसमें कोई डिस्टरबेंस ना आए। और मैथमेटिकली हम लोगों ने देखा कैसे हम किसी वेक्टर का रिजॉल्व पार्ट के टर्म्स में मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, कैसे हमें मूल वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता है तो हम 2 अलग अलग या मोर देन 2 अलग अलग डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ये बहुत अच्छे से देखा। और इसकी हमेशा फिजिक्स पढ़ते समय वेक्टर के इस पार्ट की आपको हमेशा जरूरत पड़ती रहेगी, इसलिए इसको ठीक से समझिए। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके बुक्स में दिए गए हैं, कहीं दिए गए हैं, उनको ट्राई टू सॉल्व देम। और आज बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, बाय।